के श्रृंखला का कोई भी वीडियो आपको उपलब्ध नहीं कराया गया। तो आज उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज उपराष्ट्रपति के संबंधित कोडों को, उपराष्ट्रपति से संबंधित कोड को सीखेंगे। उपराष्ट्रपति से संबंधित कोड को सीखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उन्हें एक कोड के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनको एक कोड के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का कोड क्या होगा? भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, ठीक। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो इसको पहले हम कोड देखते हैं। कोड क्या है? हमारा कोड क्या है? भारत कोड क्या है? उसरा नी का चूस, उसरा नी का चूस, उसरा नी का चूस। कोड याद रखिएगा, उसरा नी का चूस, ये कोड है। क्या है? कोड क्या है? उसरा नी का चूस। कोड क्या है? उसरा नी का चूस है। याद रखिएगा दोस्तों, कोड क्या है हमारा? उसरा नी का चूस। उसरा कोड क्या है? उसरा नी का चूस है, ठीक। अब ये शुरू होता है अनुच्छेद 63 से। किससे शुरू होता है? आर्टिकल कहाँ से ये शुरू होता है? आर्टिकल 63 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? आर्टिकल 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69। उसरा नी का चूस, उसरा नी का चूस, ठीक है। देखिए आर्टिकल 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। उसरा नी का चूस, उसरा नी का चूस। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद क्या है? कोड क्या है? उसरा नी का चूस, उसरा नी का चूस। क्या होगा? उसरा नी का चूस है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसरा नी का चूस भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों का कोड, ठीक। सबसे पहले आते हैं भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा। सबसे पहले क्या आएगा? भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। सबसे पहले क्या आएगा? भारत के उपराष्ट्रपति होंगे ना, उसे क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। उसे क्या आ जाएगा? उपराष्ट्रपति, ठीक। उसे क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति, ठीक है। उसे क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। उसे क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। उसे क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। उसे क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक। उसे क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 63 में दिया है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 63 में दिया गया। भारत के उपराष्ट्रपति का पद किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 63 में दिया गया है। फिर अनुच्छेद 64 में क्या है कि ये सभापति होगा। जो उपराष्ट्रपति है ये सभापति होगा। क्या होगा? सभापति होगा। तो दोस्तों ये सभापति होगा, तो सभापति आपको पता ही कहाँ होगा? कहाँ होगा? राज्यसभा का। कहाँ होगा? राज्यसभा में। कहाँ होंगे? राज्यसभा में। राज्यसभा भारत का उच्च सदन है, भारत का उच्च सदन है, ठीक। भारत के उपराष्ट्रपति को जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के पद में उसे वेतन और भत्ते नहीं प्राप्त होते हैं। उसे प्राप्त होता राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ता। राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में उसे वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। यानी वो उपराष्ट्रपति के पद पे आसीन तो होता है लेकिन कार्य करता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। अनुच्छेद 64 के तहत वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है और उसे वेतन भत्ते और जो परलब्धियां मिलती हैं, यानी जो अलाउंस मिलता है, उसे जो सैलरी मिलती है, वो आर्टिकल 64 के तहत किसकी मिलती है? उसका आर्टिकल अलग है। वो भारत के सभापति के रूप में शपथ लेता है, भारत के सभापति के रूप में कार्य करता है और उसे जो वेतन भत्ता मिलता है, वो आर्टिकल, उसका आर्टिकल कौन सा है? उसका आर्टिकल है, आपके लिए आपको जानना जरूरी है। उसको जो वेतन भत्ता मिलेगा उसे अलग अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। उसे एक अलग अनुच्छेद के तहत दिया जाता है जो कि अनुच्छेद 97 है। किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 97 के तहत उसे वेतन भत्ते दिया जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 64 के तहत वो सभापति के रूप में काम करता है, लेकिन जो 97 है आर्टिकल 97 वो राज्यसभा के साथ वेतन भत्ते प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? वेतन भत्ता। यानी जो सभापति है, सभापति का वेतन भत्ता अनुच्छेद 97 में है, लेकिन उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। जैसा कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते अनुच्छेद में दिए हुए हैं, किंतु उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते किसी भी अनुच्छेद में दिए हैं। उपराष्ट्रपति चूंकि उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, इसलिए उसे जो वेतन भत्ता पर नियुक्तियां मिलती हैं
वो अनुच्छेद 97 के तहत राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होती हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। फिर अगला है अनुच्छेद 65। क्या है? अगला है अनुच्छेद 65। अगला अनुच्छेद 65 है। अनुच्छेद 65 है कि मान लीजिए राष्ट्रपति क्या करे, अचानक से रिक्ति हो जाए। ठीक, राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति हो गई, यानी राष्ट्रपति का पद जो है आकस्मिक रूप से रिक्त हो गया, कुछ हो गया, मतलब राष्ट्रपति का निधन हो गया या फिर कुछ हो गया, राष्ट्रपति कहीं चले गए ना, तो या फिर उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। ठीक है, यानी अगर राष्ट्रपति नहीं है, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य भी करता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यानी उपराष्ट्रपति अचानक से निधन हो गया, उपराष्ट्रपति मान लीजिए राष्ट्रपति का अचानक से निधन हो गया, आप मान लीजिए कि राष्ट्रपति का अचानक से निधन हो गया, जैसा कि आपको पता ही है कि जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन और अन्य एक राष्ट्रपति जो थे फखरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों का निधन कार्यकाल के दौरान हो गया था। जब कार्यकाल के दौरान इनका निधन हो गया तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़ा होगा, और जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें जो वेतन भत्ते पर लब्धियां मिलती हैं, उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते पर लब्धियां नहीं मिलेंगी, उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ता पर लब्धियां नहीं मिलेगी, उन्हें राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रपति जो वेतन भत्ते प्राप्त हो रहे थे, राष्ट्रपति को वेतन भत्ते पर लब्धियां प्राप्त हो रही थी, जो भी सुविधाएं प्राप्त हो रही थी वो उन्हें प्राप्त होने लगेंगे। और उसका जो अनुच्छेद है वो भारत के राष्ट्रपति के वेतन भत्तों से संबंधित जो अनुच्छेद है किस आर्टिकल में है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो है वो जरूर याद रखिएगा, किसमें उसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, किसमें दिया है, किसमें दिया। ठीक है, ये सब किसी भी करने का भारत के राष्ट्रपति रूप में कार्य करेगा तो उसे वेतन भत्ता के रूप में प्राप्त होता है, इसके रूप में प्राप्त होता है, राज्य रूप में पाए। फिर अनुच्छेद 66 क्या कहता है, अनुच्छेद का निर्वाचन, उसका निर्वाचन कैसे होगा। अनुच्छेद 66 क्या कहता है, उसका 66 क्या कहता है, निर्वाचन कैसे करेंगे हम। अनुच्छेद 6 कैसा है, निर्वाचन, निर्वाचन जो है उसके लिए निर्वाचन जो उत्पत्ति का निर्वाचन होता है वो निर्वाचन कार्य है भारत के चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। भारत सरकार के चुनाव आयोग यानी जो भारत का चुनाव आयोग है वो अनुच्छेद 324 के तहत गठित किया जाता है। अनुच्छेद 324 के तहत जो भारत का चुनाव आयोग है जो कि किसमें है, इस अनुच्छेद में है, भाग 15 में, किसमें है, भाग 15 में अनुच्छेद 324 है। भाग कौन सा है, 15 है, और अनुच्छेद 324 अनुच्छेद कौन सा है, 324 है। अनुच्छेद 324 में जो चुनाव आयोग का गठन किया जाता है, भाग 15 में जो उल्लिखित है चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यानी लोकसभा, राज्यसभा, साथ में विधानसभा, विधान परिषद के चुनावों को संचालित करने के लिए गठित की जाने वाली ये सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, जो भारतीय लोकतंत्र का रक्षक भी माना जा सकता है, भारतीय लोकतंत्र का रक्षक भी माना जा सकता है। भारत का चुनाव आयोग यानी भारत में लोकतंत्र की जननी, जो भारतीय लोकतंत्र को जननी इंग्लैंड है, उसको लोकतंत्र को और भी प्रफुल्लित करने का प्रयास, उसकी और भी मजबूत बनाने का प्रयास, भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, साथ में विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कार्यों का संचालन भारत सरकार के, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। जबकि दोस्तों याद रखिएगा, जो पंचायत और नगर पालिका और साथ में सहकारिता, पंचायत, नगर पालिका और सहकारिता का जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के जो गठन का अनुच्छेद वो कौन सा अनुच्छेद, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख। और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही सहकारिता से संबंधित जो चुनाव होते हैं वो, फिर नगर पालिकाओं से संबंधित चुनाव जो होते हैं वो, और फिर ग्राम पंचायत से संबंधित चुनाव होते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किए जाते हैं। जबकि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, और साथ में फिर राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद से जो संबंधित चुनाव होते हैं वो कौन संचालित कराता है, वो निर्वाचन आयोग कराता है। तो निर्वाचन आयोग निर्वाचन की भी क्या करता है, तो जो निर्वाचन होगा कैसे होगा, तो राज्यसभा और लोकसभा के जो सभी सदस्य हैं, राज्यसभा और लोकसभा के जो सभी सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो वहां पे कुछ लूप होल रखा गया, कुछ प्रावधान रखे गए हैं कि इसमें भाग कौन लेगा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार के मनोनीत सदस्य, यानी किसी भी प्रकार के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, आपको पता है कि भारत की राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है,
जो 4 आधारों पे होता है उसके बारे में आपने आप लोगों को बताया है कि साहित्य, विज्ञान, कला क्षेत्र से आने चाहिए। साहित्य, विज्ञान, कला क्षेत्र से आते हैं उन लोगों को 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता था, जबकि 2 सदस्यों को पहले लोकसभा में मनोनीत किया जाता था। उन्हें 104वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन जो सदस्य होते थे, एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति थी किस अनुच्छेद के तहत की जाती थी? अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के तहत। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 330 और 332 जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं उसके लिए है। अनुच्छेद 331 और 333, अनुच्छेद 331 और 333 किसके लिए है? अनुच्छेद 331 और 333 एंग्लो इंडियंस के लिए है। अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन यानी 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में की जानी थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? इसे हटा दिया गया और जो 33वें संविधान 333वां जो भारत का संभावित संविधान का अनुच्छेद था उसमें राज्यपाल के द्वारा आवश्यकता महसूस होने पर राज्य की विधानसभा में एक सदस्य का मनोनयन किया जाता था। वो भी प्रावधान अब हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। यानी अब लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन जो सदस्य नियुक्त होते थे उनका प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अब केवल 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में किया जाता है। वो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो भी उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसमें मतदान करने के लिए क्या है? अर्हता रखते हैं, मतदान करने की अर्हता रखते हैं, योग्यता रखते हैं, यानी वो भी मतदान में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो यानी उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी सदस्य भाग लेंगे, यानी उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो सदस्य हैं यानी 245 सदस्य राज्यसभा में हैं और 543 सदस्य कहाँ पे हैं? 543 सदस्य कहाँ पे हैं? 543 सदस्य हैं कहाँ पे? लोकसभा में। 543 सदस्य कहाँ पे हैं? लोकसभा में। ये दोनों मिलके भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। दोनों मिलके भाग लेंगे किसमें? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 क्या कहता है कि इनके कार्यकाल क्या होगा, यानी पद अवधि क्या होगी? अनुच्छेद 67 कहता है कार्यकाल, ठीक है। कार्यकाल क्या होगा? 5 वर्ष होगा। जी हाँ दोस्तों, 5 वर्ष शपथ ग्रहण की तारीख से। कब से? शपथ ग्रहण की तारीख से। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न आया हुआ है। जो उपराष्ट्रपति होता है या राष्ट्रपति होता है या फिर प्रधानमंत्री होता है, इनके कार्यकाल की गणना कब से की जाएगी? तो ये शपथ ग्रहण की तारीख से की जाती है। कब से की जाती है? शपथ ग्रहण की तारीख से की जाती है, उसके पहले से नहीं की जा सकती है। यानी जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं उस दिन से नहीं माना जाएगा कि ये राष्ट्रपति बन गए, उपराष्ट्रपति बन गए हैं। जिस दिन ये शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन शपथ ग्रहण करने के बाद से 5 वर्ष की अवधि गिनी जाती है। शपथ ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि गिनी जाती है। यानी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, अनुच्छेद 75 में भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई और शपथ जो अनुसूची 3 में है वर्णित प्रावधानों के तहत भारत के प्रधानमंत्री ने शपथ ली, राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ दिलाई। उस शपथ 8 जून को लिया गया, ठीक है। वो शपथ कब लिया गया? जून महीने में 9 जून या 8 जून को लिया गया। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा जो जून में लिया गया। जितनी तारीख को लिए हैं शपथ प्रधानमंत्री जी, उसी तारीख को वो 5 वर्ष, उसी तारीख से 5 वर्ष की अवधि ली जाएगी। यानी कार्यकाल कब होगा? कितना होगा? 5 वर्ष होगा। कब से होगा? शपथ ग्रहण करने की तारीख से। शपथ ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रहेंगे क्या? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बने रहेंगे। क्या बने रहेंगे? उपराष्ट्रपति बने रहेंगे। जबकि राष्ट्रपति भी शपथ ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए क्या रहता है? शपथ लेते 5 वर्ष की अवधि तक के लिए अपने पद पर आसीन रहता है। फिर अनुच्छेद 69 क्या है? अनुच्छेद 69 है कि ये शपथ कर लेंगे, शपथ, ठीक है। शपथ अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रावधानों के तहत भारत का उपराष्ट्रपति शपथ लेता है, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रावधानों के तहत क्या करता है? शपथ लेता है, अनुच्छेद 69, ठीक है। और 70 क्या है? अनुच्छेद 70 क्या कहता है? अनुच्छेद 70 आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, ठीक। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा क्या कि भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उन्हें कोड के रूप में उसरानी का चूस अनुच्छेद 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, ठीक है। उसरानी का चूस, ठीक है।
उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य, राष्ट्रपति के रूप में कार्य, तो निर्वाचन, कार्यकाल, फिर कार्यकाल। 68 में चुनाव है, 68 में क्या है, चुनाव है, 68 में क्या है, चुनाव। ठीक, कितने समय में चुनाव हो जाएगा, ठीक है, 68 में क्या है, चुनाव है। जी हाँ दोस्तों, 68 छूट गया था, 68 में याद रखिएगा चुनाव है। यानी मान लीजिए उपराष्ट्रपति की पद की रिक्ति हो गई, तो निर्वाचन का समय और आकस्मिक भरने के लिए निर्वाचन की व्यक्ति की पदावधि क्या होगी, ठीक है, यानी कितने समय में चुनाव हो जाना चाहिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में हो जाना चाहिए। जैसा कि राष्ट्रपति के संबंध में उल्लेख है कि 6 महीने के भीतर, राष्ट्रपति के संबंध में उल्लेख है कि 6 महीने के भीतर, ठीक। 62 में, अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के बारे में है, अनुच्छेद 68 में किसके बारे में है, अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में ऐसा उल्लेख स्पष्ट रूप से है कि जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली होगा उसके 6 महीने के भीतर, यानी उनका निधन हो गया तो 6 महीने के भीतर नया चुनाव हो जाना चाहिए, 6 महीने के भीतर क्या हो जाना चाहिए, नया चुनाव हो जाना चाहिए। यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य किसी भी परिस्थिति में 6 महीने से अधिक एक बार नहीं कर सकता है, एक बार में वो 6 महीने ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है वो अगर किसी कारणवश आकस्मिक रूप से सीट रिक्त होती है तो सीट रिक्त होने के 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना अनिवार्य है, 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना क्या है, अनिवार्य है, ठीक। और मान लीजिए राष्ट्रपति की तबीयत खराब है या किसी कारणवश छुट्टी पे हैं तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो ज्यादा समय तक तो नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति के संबंध में ऐसा कोई भी निश्चित अवधि नहीं दिया गया है कि कितने अवधि में चुनाव हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि कितने अवधि में चुनाव हो जाना चाहिए ये नहीं दिया गया है। हाँ, यथाशीघ्र चुनाव करा लिए जाने का प्रावधान किया गया, यथाशीघ्र चुनाव करा लिए जाने का प्रावधान है। यद्यपि जब जो उपराष्ट्रपति है, मान लीजिए सभापति के रूप में काम करता है राज्यसभा के, जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो सभापति के रूप में कार्य करेगा। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो किसके रूप में कार्य करेगा, राज्यसभा का उपसभापति क्या करेगा, सभापति के रूप में कार्य करेगा। जो राज्यसभा का उपसभापति है वो सभापति के रूप में कार्य करेगा और सभापति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है। तो जो उपसभापति है उसे जो वेतन भत्ते मिलेंगे वो अनुच्छेद 97 में वर्णित प्रावधानों के तहत मिलेंगे, जबकि राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति कार्य करने लगेगा तो उसे राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन भत्ते और पदोन्नतियां प्राप्त होने लगेंगी। तो दोस्तों, आज के कोड में कुछ भी सीखे श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया। मिलते हैं कल एक बार फिर से नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।